बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब गवर्नमेंट ने साना मरी को इंतजामिया का फेलियर करार देकर सीपीओ रावलपिंडी, सीटीओ रावलपिंडी, डीएसपी ट्रैफिक, एएसपी मरी, कमिश्नर रावलपिंडी और असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत 15 सरकारी अफसरों को मुअत्तल करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एसी मरी, सीपीओ रावलपिंडी, एएसपी मरी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के स्पुर्द करने, मुअत्तल करने, जज़बाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। सीटीओ रावलपिंडी, डीएसपी ट्रैफिक, एसई हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे रावलपिंडी और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत ने कमीशन बनाया, बहुत अच्छा किया। रिपोर्ट बनवाई, बहुत अच्छा किया। और अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया, यह भी बहुत अच्छा किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वो हाई मॉरल ग्राउंड है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म फरमाया करते थे? साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी और मैं सही तरह उसके बाद में जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका, मैं रिजाइन कर रहा हूं। कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। रेलवे के वजीर, एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। आला अखलाकी मेयार के मुताबिक किसी बड़े शख्स को जिम्मेदार करार देना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने 23 लोगों की हलाकत के बाद सिर्फ अफसरों को उधर से हटा दिया और इनको भी जल्द या बदेर किसी दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाएगा। क्या यह वो इंसाफ है जिसका ऐलान वज़ीर आज़म किया करते थे? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि कोरोना ने एक बार फिर पाकिस्तान के दरवाजों पर दस्तक दे दी। सारे सूबे के अंदर एक हफ्ते की एवरेज पॉजिटिविटी रेशो 17.25% है। कराची शहर के अंदर 30.7% और हैदराबाद जिले के अंदर 6.8%, 6.8%। ये सूरत हाल है। पिछले 24 घंटों में सिंध भर में वेंटिलेटर पे 22 क्रिटिकल हैं इस वक्त और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे हैं। एनसीओसी ने एक बार फिर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। वो इलाके जहां केसेस मस्बत आने की शरह 10% से ज्यादा है, वहां इंडोर शादियों और हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खान अवाई साहब, साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं। अवाई साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो पंजाब के तर्जुमान है हसान खावर साहब, मैं उनसे दो कुछ चीजें पूछना चाहूँ। हसान खावर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है। हसान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो आपने रिपोर्ट आज सीएम साहब को मिली है, आप इसको पब्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट को जी पब्लिक करेंगे। देखें, बात यह है कि इस इंक्वायरी को करने का मकसद ये था कि इस थाने की जो जिम्मेदारी है उसका तयन किया जा सके, ये देखा जा सके कि क्या कोई लैप्स था या नहीं था, और इस रिपोर्ट के अंदर उन लैप्सेस की निशानदेही की गई है और ये भी बताया गया है कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो ये चीजें लोगों के सामने रखनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने इसलिए फैसला किया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, पब्लिकली डिस्क्लोज करें और बिल्कुल। हसान साहब, मसला ये है कि ये वही इंतजामिया जिसको आज आपने मुअत्तल किया है, जिस दिन ये सानहा हुआ था उसी दिन चीफ मिनिस्टर साहब इनकी तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्ट फिर चीफ मिनिस्टर साहब का है कि उनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि वो पहले किन लोगों की तारीफ करते रहे और आज उन्हीं को मुजरिम करार दे दिया आपने। नहीं सोई साहब, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इंतजामिया होती है, जब कोई शख्स अगर एक दिन गलती करे तो ये जरूरी नहीं है कि उसको हम समझें कि जिंदगी का हर दिन उसने गलत फैसले किए हैं, या एक बंदा एक रोज अच्छा काम कर सकता है, अगले रोज गफलत कर सकता है। सर उस दिन इन्होंने मरी तारीफ की थी सर, चीफ मिनिस्टर ने मरी के जो इंतजामात थे उस पे इन सब की तारीफ की थी। जी जी, देखिए वो मैंने कई जगह देखी है, ट्वीट की और भी चीजें थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जजा और सजा का सिस्टम जो होता है कि जब कोई शख्स अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ की जाए। अगर आप इस वाकये को देखें, इस वाकये के अंदर जो बात सामने आई है कि प्लानिंग की, एसओपीज बनी थी, मौके पे अमल दरामद नहीं था, तो ये मैं नहीं समझता कि ये दोनों चीजें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
जो शख्स आज गफलत करता है, हो सकता है उसने कल अच्छा काम किया, उसको शाबाश दे दी गई, उसमें तो कोई। अच्छा, ये फरमाइए, इनको सिर्फ मुअत्तल किया गया है या इनको जॉब से डिसमिस किया जा रहा है? अच्छा देखिए, ये मैं जरा वाजे कर दूं, दो तरह के लोग हैं इसके अंदर। एक वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं, एक सूबाई हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं। जो वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं उनको तो सरेंडर किया जा रहा है वफाकी हुकूमत को, और उनको सिफारिश की गई है कि वो इनके खिलाफ जो है ना इंतबाती कार्रवाई करें। और जो लोग सूबाई हुकूमत के हैं उनको सस्पेंड भी किया जा रहा है, उनको हटा भी दिया गया, और उनके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब मसला ये हसन साहब के जो माजी है सर, जो माजी है कि जब भी इस किस्म का इंसिडेंट होता है, कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है, घरों में बिठा के उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, सारी मराद दी जाती हैं, और फिर कुछ अरसे बाद जब ये वाकया कालीन के नीचे चला जाता है तो इन्हें किसी और जगह पोस्ट कर दिया जाता है। तो ये लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। नहीं, मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इसके अंदर जिन लोगों के खिलाफ भी इंतबाती कार्रवाई करने का कहा गया या सिफारिश की गई है, उसका लॉजिक ये है कि ये जो इंक्वायरी हुई है ये एक वाकये की इंक्वायरी हुई है, ये किसी की पर्सनल इंक्वायरी नहीं है। उस वाकये की इंक्वायरी के अंदर लैप्सेस निकले हैं और ये कहा गया है कि ये 15 लोग इसके जिम्मेदार हैं। अब उन लोगों के खिलाफ जो सरकार का तरीका है, इंडिविजुअल जो है इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के अंदर नेग्लिजेंस का लेवल तयन किया जाएगा, और जो भी जजा है, सजा है, उसका भी तयन किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जारी है वो मुकम्मल नहीं है, अभी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, अब हर शख्स की अलग अलग इंक्वायरी होगी। तो अलग अलग के लिए अलग अलग कमीशन बनेंगे सर फिर? नहीं, देखिए, ये इंक्वायरी कंप्लीट है। जो इसका मैंडेट था इसने डिलीवर किया है, जो वज़ीर पंजाब ने वादा किया था वो पूरा हो गया है। अब सरकारी मुलाजिम की तरफ से अगर गफलत या कोताही हो तो उसका कानून में एक तरीका दिया गया है, और वो कानून के मुताबिक उनके अंदर END की जो कार्रवाई है वो होगी। ये आपकी बात ठीक है कि हर एक का फिर इंक्वायरी कमेटी कोई भी हो सकती है कानून के मुताबिक, लेकिन ये फिर एक अगली सेपरेट कार्रवाई है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट है, इस कमेटी ने अपना काम मुकम्मल किया। अच्छा, इस रिपोर्ट को पब्लिक कब कर रही है पंजाब गवर्नमेंट? बस इसकी अभी तो जी हमने आज इसकी ब्रीफिंग ली है। अभी आपकी बात से कुछ देर पहले मीटिंग खत्म हुई, साथ ही वज़ीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके बाद बस हम जल्द कर रहे हैं, आज रात को या कल सुबह हम इसको इंशाल्लाह रिलीज कर देंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार जिक्र करते हैं, जब वो अपोजिशन लीडर होते थे या अपोजिशन में होते थे उस वक्त वो ये कहते थे कि साउथ कोरिया के अंदर कश्ती डूब गई, सदर ने इस्तीफा दे दिया, एक ट्रेन का हादसा हुआ, मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। वो ये कहते थे कि हाई मॉरल ग्राउंड्स होने चाहिए, लेकिन अब जब उनकी अपने दौरे हुकूमत में इतना बड़ा वाकया हो गया तो आपने सिर्फ 15 लोगों को कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करके आप ये समझते हैं कि इंसाफ हो गया सर? नहीं, देखिए जज साहब, एक तो कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करने की बात नहीं है। मैंने पहले वजाहत की है कि सस्पेंड करना एक फौरी एक्शन है, और उसके बाद लोगों के खिलाफ जो मजीद कार्रवाई है वो, लेकिन वो हाई मॉरल ग्राउंड तक है ना सर। मैं आप ये समझते किसी सियासी ओहदेदार का इसमें कसूर नहीं है कोई? देखिए, मैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई पावर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट है, कल पब्लिक हो जाएगी, आप भी पढ़ लीजिए। उन्होंने तमाम फैक्ट्स को देख के, लोगों के इंटरव्यूज देख के, डेटा देख के एक डिटेल इंक्वायरी की है, और जो असल मसला निकला है वो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि SOPs की भी मीटिंग हुई, लोगों ने सारे मिनट्स भी बनाए, प्लान भी बने, लेकिन मौके पे जो अमल दरामद थी वो काफी कमजोर थी, और यही इस मसले का जो है बायस भी बने। ठीक हो हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मरी के साथ है, आप ज़ाहिर रोजाना ही मरी जाते हैं, बल्कि हफ्ते में एक दिन तो आपका वहां पे गुजरता है। ये जो वाकया हुआ और अब जो रिपोर्ट आई और जो 15 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया अफसरों को, आप ये समझते हैं कि सफिशिएंट है या फिर ये मजीद आगे जाना चाहिए? नहीं, ये तो रिपोर्ट देकर पता चलेगा कि किससे पूछा, क्या पूछा गया, उसने क्या जवाब दिया। ये जो अफसरान हैं इनको मुअत्तल करना सबसे आसान काम होता है। बिल्कुल सही, और वो 74 साल से हो रहे हैं। जी 74 साल अल्हम्दुलिल्लाह हम यही काम कर रहे हैं। बंदे को घर बिठा के तनख्वाह दी जाती है पूरी लोग वफात पा गए वहां पर जहां भड़क हो गए। अब आप यकीन कर लें, आप लिख लें, आज किसी अफसर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हो नहीं सकता। इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त लाहौर जाती है, वज़ीर आला पे जाती है, क्योंकि जब आप ये मरी के 6 AC हैं तो हर महीने चेंज हो जाता है। जी, जो AC अपनी नौकरी की फिक्र हो कि मैं चीनी औसतन मरी का AC 6 महीने भी नहीं रहता। यहाँ चेयरमैन FBR का भी यही हाल है, 8वां चेयरमैन FBR है, 5वां वजीर है फाइनेंस का। लोग पूछते हैं कि मीशत क्यों तबाह हुई? मीशत इसलिए तबाह हुई, 6-7 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले गए हैं, वजीर बदले, रोज वजीर बदल देते हैं। तो वहाँ भी यही हाल है
कि जब आप ये सारा मामला कोऑर्डिनेशन का होता है, एसी एक हद तक काम कर सकता है, ठीक, अगर डीसी मशीनरी वाला जो है, ठीक है, वो हाईवे डिपार्टमेंट का है, अगर उसको हाईवे डिपार्टमेंट पैसे ही नहीं देगा, डीजल नहीं होगा, तो वो कैसे काम करेगा? नमक खरीदने के पैसे नहीं होंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्लो प्लान होता है मरी का, जो हर साल विंटर का प्लान रिव्यू होता है, उसमें शहबाज साहब खुद आया करते थे, क्योंकि ये एक हसास मसला है। पाकिस्तान में, पंजाब में एक ही हिल स्टेशन है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, और ये पाकिस्तान में सबसे पुराना हिल स्टेशन है। ये यहाँ ये सूरत मैनेजमेंट की तो यही बाकी पंजाब में यही एक जगह जहाँ बर्फ जहाँ आबादी है, जहाँ बर्फ पड़ती है, तो वो किसी ने परवाही नहीं की, ना कोई वजीर आया, ना वज़ीर आला साहब तो मसरूफ रहते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान के बेहतरीन वज़ीर आला करार पाए हैं एक सर्वे में, और मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं बाकी क्या कर रहे होंगे। आप वैसे वज़ीर आला को जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। आपका ख्याल है उनको इस्तीफा देना चाहिए? जिम्मेदारी तो कबूल करें ना, और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार कर दें कि हाँ जी हमारी हुकूमत है, हमसे गलती हुई है, इस्तीफा बेशक न दें। इस्तीफा से पाकिस्तान में कोई नहीं देता, ये तो हमारी एक असूल है, हम ये नहीं करते इस्तीफे वगैरह की, और ये रवायात कायम रखें, रवायात कायम रखने वाली है। यहाँ नौकरी कुर्सी कोई नहीं छोड़ता, आप यकीन करें। तो आप ये समझते हैं कि जिम्मेदार अफसर नहीं है वज़ीर आला? अब देखिए, अफसरों पे आप जिम्मेदारी डालें ना, 15 अफसरों ने तो नहीं किया ना काम। भाई एक किसी बंदे ने गलती की है, उसके जो मातहत अफसर ने गलती की होगी, जो मौके पे मौजूद था, वो बताएगा कि मैं मुझसे क्या गलती हुई है, उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है, शो कॉज दिया जाता है। ठीक सर, अगर आज आपकी गवर्नमेंट होती और ये वाकया आपकी हुकूमत में होता तो आप क्या करते? देखिए, हम जब से हुकूमत हमारी पंजाब में रही है, एक शख्स भी बर्फ के वजह से जहां भाग नहीं हुआ। इससे बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ी है, क्योंकि वहां गवर्नेंस थी, वहां पर किसी की जिम्मेदारी थी, ये सब काम किया करते थे। वज़ीर आला साहब हर साल खुद निगरानी करते थे। आप यकीन करें कि बर्फ जो पड़ती थी, मुझे मुल्क वज़ीर-ए-आज़म भी फोन करते थे, नवाज शरीफ साहब पूछते थे भाई क्या हालात हैं, सड़कें बंद हैं, सड़कें खुली हैं, लोग फंसे तो नहीं है। सुना है बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है, तारीखी बर्फ। आप पता कर लें, इससे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है। ठीक, इससे बहुत ज्यादा बर्फ ये कह रहा है कि 17 इंच बर्फ पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंतहा दर्जे की ज्यादा बर्फ पड़ती है, हर साल पड़ती है, किससे ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, उसका सड़कें, मशीनें मौजूद है, सड़कें खोलें, सड़कें खुली होंगी, किसी को तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन भाई साहब सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर सवालिया निशान लग रहा है कि आप 3 और लोगों को लेकर आप कहीं चले गए और वहां आपने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ें, मुझे लीडर बना दें नून लीग का। माशाल्लाह। तो ये आपको इतनी जल्दी क्यों थी? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शायद साहब ये फरमाइए, ये जो आपके 4 लोगों की मीटिंग कहां पे हुई थी और ये क्यों हुई थी, और क्या वाकई क्यादत बदलना चाहते हैं पार्टी? ये फवाद चौधरी साहब से पूछें, क्योंकि इस मीटिंग का सिर्फ इल्म उनको है, कोई वो आज तक ये नाम नहीं बता सके कि मीटिंग किससे हुई। वैसे आपकी कोई मीटिंग हुई किसी के साथ? आप हैं, हमारी रोज मीटिंग होती है, मिफ्ता इस्माइल हर रोज मीटिंग। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत खुश हैं, अयाज सादिक हैं, बहुत खुश है कि मेरा नाम आया है, यकीन करें। अच्छा, यानी उनको इग्नोर किया जाता था हर बार? नहीं, वो आज मुस्लिम लीग की सफेद लीडरों में शामिल हो गए। तो आपकी किसी जगह किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई? किस बंदे का नाम बताया ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है वही जो क्यादत बदल सकते हैं। नहीं, आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। ये फवाद चौधरी साहब की, अगर आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं तो मेरी आर्मी चीफ साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई कभी भी। नवंबर 2018 में हुई थी, उससे पहले 10 महीने वो इकट्ठे काम करते रहे हैं। ठीक, नवंबर में जब गवर्नमेंट नहीं आ गई थी उस वक्त? जी नहीं आ गई थी, मैंने बताया भी है। और उसमें आप अकेले थे? मैं थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, हसन इकबाल नहीं थे उसमें? नहीं, हसन इकबाल साहब नहीं थे। ये तो मैंने आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये मुलाकात हुई है। हमारी पार्टी ने पिछले साल फैसला किया था कि अब कोई मुलाकात नहीं करेगा, क्योंकि उस मुलाकात को गलत रंग दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी मुलाकात होगी वो रिकॉर्ड पर होगी। तो वो जो मुलाकात आपकी नवंबर 2018 में हुई, उसमें कोई इस किस्म की नवाज शरीफ साहब को हटाने की, क़यादत तब्दील करने की या हमें मौका दे, तो उनकी दरख्वास्त पर मीटिंग थी, हमने नहीं कहा था। उन्होंने कहा ये मईशत के बारे में बात करना चाहते हैं, गैस के मामलात थे, बिजली के मामलात थे, मईशत पर। तो हम 3 लोगों ने दावत दी, हमने कहा बिल्कुल, और हम पार्टी को बता कर गए, कोई उसमें ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी। और वो सिर्फ प्योर इकोनॉमी पे बात थी? जी, प्योर इकोनॉमी पे, और गैस पे, गैस के मामलात, बिजली के मामलात, जो मईशत को खतरात लायक थे। मुलाकात ठीक रही आपकी? वो
जी बिल्कुल, वहाँ डिस्कशन हुआ, उन्होंने सवालात पूछे क्योंकि हम हुकूमत में रह चुके थे। ये काम हुकूमत का था, तो जब हुकूमत में आए हैं तजर्बा जिन लोगों का था 5 साल का, उनसे बात करते। यहाँ तो आज अपोजिशन तो दुश्मनी में बदल दी गई है ना, आप दुश्मन हैं, हम आपको कैसे तकलीफ पहुंचाएंगे। अच्छा, फरमाइए इसके अलावा कोई मुलाकात आपकी आर्मी चीफ से नहीं हुई? नहीं जी, और टेलीफोन पे भी कोई राब्ता? टेलीफोन पे भी कोई राब्ता, क्योंकि एक नई टेप आ रही है अनकरीब जिसमें आप लोग या आप लोगों से कोई वाबस्ता लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब छोड़े हामिल है। टेप है तो जी हम टेप पे इतराफ कर लेंगे जी, मैं क्या कह सकता हूँ। जो आदमी ये ना बता सके कि मुलाकात हुई किससे है, भाई कहते ना कि फलाने आदमी से मिले, मैं अच्छा जी हम अब कहते हैं मिले या नहीं मिले। ये सारा अटेंशन डाइवर्ट करने का मामला है कि जो मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, जो ये पाकिस्तान के अवाम पे 700 अरब का बोझ डाल दिया है, जो स्टेट बैंक को IMF के मातहत कर दिया है, जो मुल्क की मईशत आज दूसरों के हाथ में चली गई है। एक दिन स्टेट बैंक का बिल पास करते हैं रात के 11:30 बजे अंधेरे में बगैर डिस्कशन के, सुबह जाकर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का जो पॉलिसी लॉन्च करते हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि मईशत जो इकॉनमी को मजबूत करें। जी मईशत अपराध को IMF के हवाले कर रहे हैं। अब मईशत कहाँ से आपने सिक्योरिटी पॉलिसी भी IMF के हवाले कर दी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कोई उसमें हकीकत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है और ये सिर्फ डाइवर्जन है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, मुल्क का वजीर इत्तलात जो है वो टीवी पर आता है, वो काबीना को रिप्रेजेंट करता है, तो काबीना जवाब दे ना। काबीना, ये काबीना की रिप्रेजेंटेशन है, ये फवाद चौधरी की बात नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की काबीना कह रही है कि फलाने लोग फलाने से मिलें। तो 3 मुख्तलिफ गुज़राने आपको क्या तकलीफ है अगर मिले? पहली बात तो ये है, मिले हैं तो आर्मी चीफ की अगर बात कर रहे हैं तो DG ISPR कह चुका है कि हम सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिर्फ ये 5th जनरेशन वॉरफेयर आजकल एक नई चीज है। झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, बड़े से बड़ा झूठ बोलो ताकि असल मामला से टेंशन हट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पार्टी है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। मियां नवाज शरीफ साहब उसी तरह ताहयात कायद रहेंगे, वो तब्दीली ताहयात नाहली के बावजूद है। ये शहबाज शरीफ साहब आपके सदर, मरियम साहब आने वाली सदर। पाकिस्तान के लोग मियां नवाज शरीफ को कबूल करते हैं। मुझे 99 में लोगों ने कहा था जो उस वक्त इक़्तिदार में थे, आप मियां साहब की सियासत खत्म हो गई है, आप क्या कर रहे हैं, आप जेल में क्यों पड़े? तो मैं कहा सियासत खत्म करने वाली एक अल्लाह की जात है और फिर पाकिस्तान के अवाम है। तो जो बातें करते थे आज उनकी सियासत खत्म है। मियां नवाज शरीफ आज भी इस मुल्क का लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है। तो मियां साहब फिर वापस क्यों नहीं आया था सर? अगर वो इस मुल्क मियां साहब वापस इलाज करवा कर आएंगे, इलाज करवा कर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मरियम साहब का तो दावा है वो ये कहती है कि पार्टी फैसला करेगी कि मियां नवाज शरीफ ने कल कब आना। ये कल कहा है उन्होंने सर? देखिए, पार्टी फैसला अपनी राय का दे सकती है, पार्टी अपनी राय दे सकती है। मियां साहब बीमार हैं, उनकी बीमारी बड़ी वाज़ेह है। लेकिन सर वो दफ्तर जाते हैं, पैदल वॉक करके लोगों से मिलते हैं, वो सियासी सरगर्मियों में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, आपके साथ टेलीफोन पे बात, खाना भी खाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। बिल्कुल, उनकी 3 बड़ी क्लियर सर्जरीज होनी है, उसमें कोई इबाम नहीं है। रिपोर्ट पढ़ लेना, मेडिकल रिपोर्ट 3 सफ़े की मेडिकल रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी ना सर, मेडिकल बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक डॉक्टर ने लिखा, आप नाकाफी है ना सर, रिपोर्ट नाकाफी है। चलिए फिर बता दें काफी कैसे होगी। वो एक डॉक्टर की स्टैंप लगी है, वो भी उनका पुराना। कितने डॉक्टरों की स्टैंप होगी सर? प्रॉपर हॉस्पिटल यहाँ से 4 बोर्ड हुकूमत ने बनाए थे, कहते नहीं वो हमारे बोर्ड नहीं थे, वो पता नहीं किसने भाई बनाए। आपने, आपकी वजीर जो पंजाब की है वो मौजूद है, शौकत खानों से टीम आई वो मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अयाज सादिक साहब की जो बांछें खिली हुई थी अब उसका कोई फायदा नहीं है, वो बांछें वापस चली गई हैं और हमेशा खुश रहते हैं, बड़े वापस नहीं आते। मैं स्पेशल आज मेरी बांछें खिली हुई हैं, मेरी हंसी से अंदाजा लगाएं कि मियां नवाज जी, वो लोगों ने सवाल वापस हो गई है या बांछें बंद हो गई। लोगों ने सवाल किया था, सवाल के जवाब में जैसे जी वहां पे लोग बातें कर रहे थे ना, तो बात ही की है। तो सर अयाज सादिक साहब जैसे लोग जो है वो सिर्फ बातों से मुतासर होकर वो कहते हैं मेरी बांछें खिल गई, मैं जाऊंगा उनको साथ लेकर। जी बिल्कुल, वो जाएंगे, साथ ले आएंगे सर्जन भी कर। तो इसका मतलब मियां साहब आएंगे तो हम यहाँ से सादिक साहब को भेज देंगे, उनके साथ आ जाएंगे ताकि उनकी बात भी पूरी हो जाए। तो इसका मतलब मियां साहब कोई नहीं आ रहे, ना जनवरी में आ रहे, ना मियां साहब मार्च में आ रहे। या उनको डॉक्टर इजाजत दें या मियां साहब खुद फैसला करें कि मैं इलाज नहीं कराता हूँ, मैं वतन चले जाता हूँ। ये 2 तरीके हैं। हमारी उनको मशवरा बड़ा वाज़ेह है कि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इलाज करवा कर आए। और डील की बात कोई नहीं है?
किसी के साथ डील किस मकसद के लिए? मियां नवाज शरीफ नहीं, साहब मैं डील किस मकसद के लिए? वापस आएंगे, मुकदमात को फेस करेंगे, उनके साथ इंसाफ होगा, वो वापस उनके फैसले रिवर्स हो ये जाएंगे। डील इंसाफ डील होती है, इंसाफ डील होती है। इंसाफ आप अदालतों में जजों को ब्लैकमेल ना करें, जजों पर दबाव ना डालें, यहाँ इंसाफ होगा। यहाँ पर तो आपने एक मुल्क के वज़ीर को निकाल दिया डायरेक्टर फीस ना लेने पर। सही। दूसरा वज़ीर आज मौजूद है, वो कंपनियों का वहां चेयरमैन है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, पैसे खा भी गया उनमें से। इतनी गारंटी चाहिए कि कोई शख्स जो है या कोई ओहदेदार अदालतों पे असरअंदाज नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, अपना मुकदमा लड़ें, और अगर उनके केसेस रिवर्स होते तो रिवर्स हो जाए। भाई ये डील है, ये गारंटी चाहिए ना आपको सर? नहीं, हमें गारंटी नहीं चाहिए। ये तो मुल्क का आइन गारंटी करता है कि मुल्क में इंसाफ होगा, जज ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये आइन कहता है। ये तो अगर मैं ये किसी को कहूँगा यार मुझे अदालत से इंसाफ ले दो, ये तो मैं खुद नफी कर रहा हूँ आइन की। तो ऐसी कोई मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए आपको, ना एग्रीमेंट चाहिए, ना आपको प्लेज चाहिए किसी जगह की? नहीं, हमने क्या करना है? हम तो कहते हैं यार आज मुल्क मुश्किल में है, इसका एक ही हल है कि फौरी और शिफाफ इलेक्शन हो, और मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। उसमें वो अदालतों को फैसला करना चाहिए, हकायक उनके पास है। आपके सामने एक जज कहकर गया है, उसको आपने नौकरी से निकाल दिया कि मैंने ब्लैकमेल होकर फैसला दिया है, वो फैसला कैसे कायम रह सकता है? दूसरे मामले में इस मुल्क का चीफ कि शवायद मौजूद है कि उसने कहा है जी कि मत इनकी बेल होने दो, वो इंटरफियर कर रहा है। जिस मामले में मॉनिटरिंग जज लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें फैसला हुआ। बिल्कुल सही। ये बात बड़ी गहरी है। साफ होना शुरू हो जाए, या अदालतें उनका केस खोल लें, या आपके वकला को महसूस हो कि नहीं अब अदालतें फेवरेबल हैं, अब इंसाफ होगा, तो मियां नवाज शरीफ साहब बगैर डॉक्टर की एडवाइस के वापस आ जाए। अदालतें फेवरेबल हमें नहीं चाहिए, हमें तो इंसाफ का निजाम चाहिए, एक इंसाफ सबके लिए। जिस दिन वो होगा, मियां साहब जब आएंगे फेस कर लेंगे, उन्होंने पहले भी फेस किया है। आप भूल जाते हैं कि मियां साहब इस मुल्क से बाहर थे जब आपने तारीख पीछे कर एन इलेक्शन के दरमियान सिर्फ उनको नहीं, उनकी बेटी को कन्विक्ट किया, जिनके सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उनको कन्विक्ट किया, जेल में डाल दिया, वो आगे और जेल चले गए। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो एक और जो बहुत अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और आपके जितने साथी वो भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ इत्तेहादी वो भी जिक्र कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को भिजवाने का आपके पास कोई फार्मूला है, कोई जनवरी के आखिर में या फरवरी के आखिर शुरू में या मार्च में, कोई इस टाइप का है कि है? क्या फार्मूला? पाकिस्तान के अवाम के पास फार्मूला है, आपको जूतियां मार के घर भेजेंगे। अवाम फार्मूला है सर, एक ही फार्मूला है, अवाम का फार्मूला है। आप सर अवाम, जावेद साहब आप यहाँ से नीचे निकले, बाएं मुड़े, ये आप अपारा का बाजार है, दाएं ना जाए बाएं जाए तो अपारा का बाजार है। आप वहां पूछे लोगों से। अब दो अवाम है ना सर, एक 27 फरवरी वाली अवाम है, दूसरी 23 मार्च की अवाम है, ये कौन सी अवाम? किसी से पूछ ले, वो एक बात में सब मुतफिक हैं कि आज मुल्क के अवाम बेपनाह मुश्किलात में, तकलीफ का शिकार हैं, मुल्क मुश्किल में है। एक ही हल है कि फौरी शफाफ इलेक्शन। सर देखिए, अवाम मुत्तफिक हो सकती है लेकिन अपोजिशन मुत्तफिक नहीं है। अपोजिशन बिल्कुल मुत्तफिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप दोनों एक लाइन पे नहीं है। वो ये कहते हैं 27 को मार्च आएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी, वो भी उन्होंने कह रहे हैं 23 मार्च को इलेक्शन आएगा, लॉन्ग मार्च, गवर्नमेंट चली जाएगी। मरीम साहबा कहती है कि दिनों की बात है, हफ्तों और महीनों की बात है। इत्तेफाक तो करना है किसी, इत्तेफाक हो जाए। इत्तेफाक इस बात पर है कि ये हुकूमत इस मुल्क को तबाह कर रही है। इत्तेफाक इस बात पर है कि इलेक्शन चोरी हुए हैं। इत्तेफाक इस बात पर है कि हाइब्रिड निजाम नाकाम हो गया। अब वाहिद हल है कि मुल्क को फौरी शफाफ इलेक्शन दिए जाए। वैसे इस साल गवर्नमेंट को आप देखते हैं कि पूरी कर जाएगी ये साल भी और 5 साल भी पूरा? मुझे वैसे अगर नहीं गई तो 6 महीने बाद यहाँ क्लिप दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे, पूरा टीवी दिखाएगा। जो आपने कहा था चली जाएगी भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क के लिए पर इस हुकूमत का हर लम्हा भारी है, हर लम्हा भारी है। इसको फारग होना चाहिए। बैसाखियां हट जाए, एक दिन हुकूमत नहीं रह सकती। तो कैसे जाएगी सर? बैसाखियों पर कायम है। जो बैसाखियां हैं, पास वोट ही नहीं है, लोग ही नहीं है सर। अब बैसाखियां हटाए ना, आपको नजर आएगा एक दिन भी कायम रहेगी। बैसाखियां जिस दिन हटी, सर ये कौन सी बैसाखियां? बैसाखियां हैं एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हैं। मैं मजबूरी से सपोर्ट कर रही है इनको। जो वोटिंग हुई उसमें नजर आया, लोगों ने हमें खुद बताया कि टेलीफॉर्म तो नहीं देना चाहते थे। कोई MNA जो इलेक्शन लड़ता है, मिनी बजट की बात कर रहे हैं जी, मिनी बजट नहीं है, ये फाइनेंस बिल है, ये 700 अरब का बोझ है। ठीक है। पाकिस्तान में जो इस किस्म के बजट लाए जाते थे, सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, वो 50 अरब के, 60 अरब के, 100 अरब के होते थे। तो आपका ख्याल ये है कि मिनी बजट भी टेलीफोन से पास हुआ है? वैसे नहीं हो सकता? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, मुझे लोगों ने कहा है। किसने?
MNA जो है गवर्नर के इत्तेहादी जमातों ने कहा है, उन्होंने कहा जी हमें फोन आया। जी हमें फोन आया, नहीं यार कोई वोट नहीं देना चाहता था, हाँ। कोई वोट नहीं देना चाहता। लोग वो कहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, हम जाके लोगों को क्या जवाब देंगे? तो ये किन के टेलीफोन आ गए सर उनको? ये उनसे पूछे, ये तो आपको बताया एस्टेब्लिशमेंट के फोन आते हैं। मैं इसमें सर एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत लंबी चीज है, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर बरी गया है। मैं पूछ लेता हूं असिस्टेंट, वो तो उस बेचारे को निकाल दिया। ट्रैफिक पुलिस का जो वार्डन है वो भी आया होगा, वो भी एस्टैब्लिशमेंट होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी फारग हो गए, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं सर। तो वो कौन से ना फवासा बताते हैं कि किससे आपकी मुलाकात हुई, ना आप बताते हैं कि किसने टेलीफोन किया। जिनसे हमारी मुलाकात हुई वही है। जनरल बाजवा साहब ने फोन किया? मुझे नहीं पता भाई, उन्होंने नाम नहीं लिया। आपने कहा कि हमारी मुलाकात जनरल बाजवा साहब से हुई, मैंने कहा हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। आप फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मुलाकात हुई है, तो उनको फिक्र है कि जो हमें सपोर्ट कर रहे थे अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फिक्र, बात ये नहीं है, बात ये है कि मुल्क मुश्किल में है, मेहरबानी करें इस मुल्क पर, इसका निजाम आइन के मुताबिक चलने दें। किसको दरख्वास्त अवाम कर रहे हैं को, मैं पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूँ, अवाम को, मैं अवाम को कह रहा हूँ। अवाम दो हैं सर, एक 27 फरवरी के अवाम है, दूसरे 23 मार्च के अवाम है। के निजाम से कह रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ जो इस मुल्क की सियासत में असरअंदाज हैं। लेकिन भाई साहब आपको ये भी पता नहीं है कि दरख्वास्त किससे करनी है। आप कभी पब्लिक, मुझे दरख्वास्त की जरूरत नहीं है, मैं तो पब्लिक से कह सकता हूँ ना। मैं तो कहता हूँ निजाम आइन के मुताबिक हो। आपका ख्याल है पब्लिक घरों से बाहर निकले, सड़कें बंद कर पब्लिक निकल आएगी एक दिन, और अल्लाह ना करे पब्लिक बगैर सियासी निजाम के निकल आए, अल्लाह ना करे, यकीन करें। जिस दिन वो हो गया ना, ये 23 करोड़ का मुल्क है, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। आप कजाकिस्तान में देख लें, मुकम्मल आमरीयत थी, लोग बाहर निकल आए एक दिन। जब तंग आमद जंग आमद होता है, आप उसका इंतजार कर नहीं, मैं उसका नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे वो ना हो। वो तो फिर सबके मामले से, वो तो सियासी निजाम भी धर्म भरम हो जाएगा। देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऑफर किया, उन्होंने कल कहा है, उन्होंने कहा जी कि अगर आप इस्तीफों की शर्त वापस ले लें तो हम PDM के साथ मिलकर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़े लीडर हैं जी, हर किस्म की बातें करते रहते हैं। इस्तीफों की शर्त कहाँ पर है? इस्तीफों की शर्त तो ये थी, सारी अपोजिशन निजाम से लहदा, और निजाम नहीं चलेगा। वो हम आज भी कहते हैं उस पर आगे हमने कोई शर्त नहीं रखी हुई। अगर अपोजिशन में इस्तीफों का कोई इशू नहीं है जी, इस्तीफों का कोई इशू नहीं, अब PDM की इस्तीफों का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर सब जमातें, सारी अपोजिशन मुल्क की सियासत से अलहदा हो जाए, निजाम नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन अब वो आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब अगर आना चाहें तो आ जाएं, इस्तीफों का मामला कहाँ आ जाए, वापस आ जाए PDM में। खुद छोड़कर गए थे, ये फैसला उन्होंने करना है, मैंने तो दावत नहीं देनी ना। नहीं, आप शोकाज तो आपका था सर, आपने शोकाज मैंने पूछा था कि आप एक वादा करके उठे थे, 2 दिन बाद आपने हुकूमती बेंच से सेनेटर पकड़े और आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए सेनेट में, मुबारकबाद भी दी कि आपको मुबारक हो, लेकिन आपने एतमाद तोड़ दिया। इत्तेहाद में चलते हैं, मुझे अगर आप पे एतमाद ना हो, हम क्या इत्तेहाद करेंगे? बैठे नोटिस कायम रहेगा अगर बिलावल साहब आना चाहें, नोटिस आकर एतमाद बहाल कर दें। मैं कैसे करेंगे? ये जो तोड़ता है वही समझता है कैसे बहाल करूंगा। मैं हल्फ उठा दें जी, ये आकर PDM लीडर से बात करें जी कि हमसे गलती हुई है, हम एतमाद बहाल करें। और आपको कोई एतराज नहीं अगर बिलावल साहब वापस? मुझे क्या एतराज है, मैं तो पार्टी का PDM जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं तो एक शख्स हूँ, मेरे क्या है। और अगर PDM की 10 जमातें हैं, 8 जमातें आज भी मौजूद हैं, वो फैसला करेंगी हाँ जी भी पार्टी जरूर तशरीफ ले आए, सो बिस्मिल्लाह। तो आपको यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं होगा इसमें? किस बात पे? अगर वो आ जाए बिलावल भुट्टो, एतमाद बहाल करें, बिल्कुल आ जाए। एतमाद बहाल करें एक बड़ा फिलोसफिकल सी चीज है, फिलोसॉफिकल चीज नहीं है। आप एतमाद बहाल करने के लिए सबसे आपको पहले कहना पड़ता है। कहेंगे आप बंदे बहुत अच्छे, लेकिन मुझे आपकी नीयत पे शक है। अब नीयत कहाँ से मैयर होगी? नहीं, नीयत पे नहीं, आपने एक गलती की है, गलती का एतराफ कर लें कि हाँ हमसे गलती हुई है, आगे आए, शामिल हो। और फिर आप 27 और अपोजिशन में इकट्ठे हैं, हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, कल अदम एतमाद होता है वो इकट्ठे होंगे। अदम एतमाद हो रहा है? वैसे अदम एतमाद एक हमेशा ऑप्शन रहता है, एक ही तरीका है आइन के अंदर हुकूमत बदलने का। लेकिन आपके पास है कोई ऑप्शन ये अदम एतमाद? ऑप्शन मैं फिर कहता हूँ बैसाखियां हट जाएं, ये एक दिन का काम। लेकिन अगर फर्ज करेंगे अगर आप अदम एतमाद कर देते हैं और फोन आ जाते हैं तो फिर आपके बंदों यही कह रहा हूँ, जब टेलीफोन आ जाते हैं आपके बंदों को फोन आ जाते हैं। नहीं, हमारे बंदों को फोन करके क्या हासिल होगा? अदम एतमाद तो जो वहां से आएंगे उन्हीं से अदम एतमाद होगा ना। MKM आ जाती है, कॉफ लीग आ जाती है, जी वो भी है, JD आ जाते हैं, PTI के अपने बहुत से MNA हैं, वो भी हैं जो छोड़ना चाहते हैं। कितने? 22 को मैं जानता हूँ। 22 लोगों का आपसे राब्ता? मैं जानता हूँ, मेरा मुलाकात हुई है, उन्होंने खुद कहा है
22 लोगों का पूरा ग्रुप बन के आया आपके पास? ग्रुप बन के नहीं आया, अलग-अलग मुलाकातें हुई अलग-अलग पिछले 4-5 महीने में। और उन्होंने कहा जी कि आप हमें इशारा करेंगे तो आपके साथ शामिल हो जी बिल्कुल, वो कहते हैं जब हमें दबाव नहीं रहेगा हम इस पार्टी के साथ नहीं चल सकते, हम आवाम का सामना नहीं कर सकते, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। और उसके बदले में आपको टिकट देने पड़ेंगे, उनको क्या करें? टिकटों की कोई ख्वाहिश करते होंगे, कोई नहीं करते होंगे, वो बात की बात है। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि 22 लोग हैं जो पीटीआई के साथ अब नहीं चल सकते, इसकी पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते। और ये वो लोग हैं जो पहले नून लीग में थे? नहीं, ये वो लोग नहीं है, बहुत सी डिफरेंट जमातों में थे, कुछ पीटीआई के अपने लोग भी हैं। ठीक, और वो उसमें परवेज खटक साहब भी हैं? नहीं, खड़क साहब से मेरी बात नहीं है। नूर आलम साहब भी है उसके अंदर? नूर आलम साहब से भी मेरी बात नहीं है। उसमें नूर आलम साहब ने तो अब राजा रियाज कर साहब भी दिया है, उसमें राजा रियाज साहब भी है। नूर आलम साहब ने राजा रियाज साहब से मेरी जाती बात नहीं तो किन से बात हुई है सर? मैं यही कह रहा हूँ ना, नाम मैं आपके सामने तो नहीं बता सकता, ना मुनासिब है बताना। तो सर देखें 22 लोग बहुत बड़े जी, 22 लोग बहुत है, कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज्यादा है, मैं तो 22 की बात कर रहा हूँ। भाई साहब 22 लोग बहुत है, अगर वो आपके साथ हैं आज गवर्नमेंट को गिरा सकते जी हैं, बिल्कुल। तो क्यों नहीं गिरा रहे? जी वो कहते हैं ना, जब बैसाखी हटेगी, जब हम टेलीफोन कॉल नहीं आएगी, दबाव नहीं होगा, तो हम कैसे पता चलेगा सर? वो पता चल तो जाता ज़ाहिर है अदम एतमाद आपने नहीं किया, आप करेंगे फिर फोन आएगा, आप ये कहते हैं कि पहले हमें गारंटी क्यों नहीं है? माहौल का पता चल जाता तो है। गारंटी जिस कौन तरह देगा आपकी नब्ज होती है कि मीडिया में क्या हो रहा है, हमारी भी नब्ज होती है सियासत में क्या हो रहा है। तो देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें, वो जीत गए ना बल्दियाती इलेक्शन जी, वो मौलाना ये कह रहे हैं कि देखें जब आजाद इलेक्शन हुए हैं तो हम जीत गए, यानी वो इलेक्शन हुए तो मौलाना को पता चला। जी, आप अदम एतमाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोन आया। अदम एतमाद तो हमारी कोशिश होती है ना, इलेक्शन तो अवाम फैसला करते हैं ना, यहाँ फैसला मेरा है, मैं तो हालात को देखकर करेंगे तो पता चलेगा। ये टेस्ट इस तरह नहीं होते। तो आपको गारंटी माहौल का पता चल जाता है। कौन आपको गारंटी कोई नहीं होती, फोन नहीं आएगा। गारंटी वो बताते हैं लोग, वो पता चल जाता है, जिनको फोन आते हैं खुद बताते हैं। कैसे पता चलेगा? वो जब होगा मैं आपको बता दूंगा, 2-3 दिन पहले बता दूंगा। टेस्ट होगा, मैं आपको 2-3 दिन पहले लगाएंगे, 2-3 दिन पहले बता दूंगा, फिर पता चलेगा कि आपको जागर कैसे अच्छे हैं बुरे। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है। जो जिनको फोन आते हैं वो समझते हैं कि हम पे क्या दबाव है, कब तक है, कब दबाव हट गया है, ये वो समझते हैं। यानी एक और फोन करके उनको कहा जाएगा कि अब कोई फोन नहीं, आखिरी फोन, आप आजाद। ये बचगाना बातें नहीं है, ये हमारे मुल्क की सियासत, यही तो इसमें खराबी है कि हमारा निज़ाम इन फोनों पे चलता है, हमारा निज़ाम इस दबाव पे चलता है। इसलिए जब दबाव हट जाता है, हर शख्स को मालूम होता है दबाव हट गया है, हम अब आज़ाद हैं, अपना फैसला कर लें। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जान कोई नहीं है, दम कोई नहीं है, फोन जिस दिन बंद होंगे उस दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो पूरा सिस्टम पूरा मुल्क फिर फोन पे काम है। जी, पूरा मुल्क गैर आईनी एहतजाज क्यों कर रहे हैं? निजाम ही गैर आईनी है, क्यों कर रहे हैं? निजाम ही गैर आईनी है, गैर आईनी मुदाखलत है मुल्क के निजाम में। मैं पहली बात यहाँ से शुरू करता हूँ। जब ये एक गैर आईनी माहौल में आप आईनी अमल कैसे करेंगे, ये मुझे समझा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लॉन्ग मार्च ना करें, लोगों को वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ फोन को समझाएं, सिंपल ही। नहीं, फोन तो खुद समझेगा ना, फोन को मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। मुल्क के हालात सब देख रहे हैं, इसका असर सब पे है, कोई इससे बाहर नहीं है। ठीक है, आज जितनी मुश्किल वाला मुल्क है तारीख में कभी नहीं हो, जरा इस बात को सबको समझना पड़ेगा। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ होंगे, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है और अगले 1 महीने में या 15 दिनों में आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं सेहत पर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो स्पाइक आई है कोरोना की, इसकी रीजन क्या है? लोगों ने एहतियात करनी बंद कर दी है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेग्लिजेंस है? वजह क्या हुई? लोगों ने तो एहतियात करनी बंद कर दी जी, वो एक कुदरती अमल है, दुनिया भर में ही ऐसा होता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसकी सबसे वाज़ेह वजह है वो ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उसका कोविड का जिसका नाम ओमिक्रॉन है, इसने दुनिया भर में ही यही काम किया है। जहां कहीं ये पहुंचा है, इसने आहिस्ता आहिस्ता शुरू में, लेकिन फिर बहुत तेजी से तकरीबन हर मुआशरे जहां ये पहुंचा है वहां इसने स्पाइक्स और पीक्स और ये जो वेव्स हैं क्रिएट की हैं। जनूबी अफ्रीका भी था, अमेरिका, यूके और यूरोपीय ममालिक। सो ये तकरीबन हर जगह इस ओमिक्रॉन ने अपनी फैलाव की तेजी जो है वो दिखाई है। अच्छा, लेकिन ये ओमिक्रॉन जो है इसका इतने ज्यादा इफेक्ट्स नहीं आए दुनिया में, लागतें उतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है सर? सर ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि खास, अच्छा इसमें 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो उसकी इंट्रिंसिक जो है ना बिहेवियर जो है वायरस का,
बजाते खुद जो वायरस है वो गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत, मिसाल के तौर पर डेल्टा की निस्बत इसमें कुछ माइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई हैं निस्बतन, एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन भी बहुत हुई है, तो इन दो अवामिल जहां ये मिल जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ हलाकतें कम देखने में आई हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं बार बार इस चीज का ये दोहरा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को बावर कराया जाए कि देखिए, जब एक बहुत बड़ा नंबर हो, जब ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी एक छोटी सी परसेंटेज जो है, वो परसेंटेज में तो शायद छोटी हो, लेकिन वो टोटल तादाद उसकी बड़ी हो सकती है, और फिर वो अस्पताली सिस्टम पे दबाव भी आ सकता है, मेडिकल सिस्टम पे, और खुदा न खास्ता हलाकतों में भी इजाफा हो सकता है। अभी तक ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये सबसे ज्यादा हसास शहर कराची है शायद इस वक्त, क्योंकि 30% तक वहां पे ये केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है लोग इस वक्त अस्पतालों के अंदर भी हैं, वहाँ पे खासे मसाइल हैं। तो अब आप ये समझते हैं कि कराची के अंदर पाबंदियों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा सख्त पाबंदियां करनी चाहिए, या फिर ठीक है कुछ अर्से बाद ठीक हो जाएगा ये? नहीं जी, पाबंदियों की जरूरत है, और जिस किस्म के जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कराची बड़ा शहर है, गुंजान आबाद है, और उसकी पॉपुलेशन जो है वो आपके सामने है। तो और वहां जब आप 40% को टच करना शुरू हो जाए पॉजिटिविटी में, तो जो इजाफा है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर दबाव का, वो लामहला नजर आना शुरू हो जाता है, और नजर आना शुरू हो गया। चुनाचे ये जो आज ऐलान किया गया एनसीओसी के जरिए, इस पर काफी हमने बहस की, गौर गौस के बाद किया गया, तो वो तमाम शहर मुल्क भर में जो 10% से ज्यादा है, जिस वक्त कराची भी इसमें शामिल है, लेकिन लाहौर, हैदराबाद और इस्लामाबाद भी शामिल हैं, उसमें जो इंडोर अंदरूने खाना जो गैदरिंग्स हैं, शादियां हैं, और डाइनिंग यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें बैन है 24 जनवरी के बाद से। और बाहर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन और बाहर 300 गैस वाली शादियां भी अलाउड हैं, लेकिन वो वैक्सीनेटेड होने जरूरी है। अब ये कहना एक चीज है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करवाना और मौसर अमल दरामद करवाना जो है बड़ा अहम काम है, आसान नहीं है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज भी बन जाता है, लोग रेजिस्ट भी करते हैं, लोग तंग भी आ गए। लेकिन ये इस वक्त करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर हमने इस पे ये ब्रेक लगा दी तो इंशाल्लाह इस लहर से भी निकल आएंगे। सर, कराची में कोई इमरजेंसी लगाने का आपका इरादा तो नहीं है? अगर फर्ज करें 10% और मजीद मरीज बढ़ जाते हैं, 50% तक रेशियो चली जाती है, तो फिर कहीं इमरजेंसी लगाने की नौबत तो नहीं आएगी? मेरा नहीं ख्याल जी, इंशाल्लाह ऐसा मौका नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए, नेशनल डिसीजन मेकिंग में हमेशा मैं कहता हूँ तमाम ऑप्शंस जो हैं टेबल पे रखी जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे दिख रहा है वो ये कि इजाफा जो अभी तक आया है वो 30% आया है अस्पताल के दबाव में ओवरऑल मुल्क भर में, और जाहिर है कराची में ये प्रोपोर्शन थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसके साथ जो केसेस हैं वो इसकी निस्बत बहुत ज्यादा बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो इस वक्त स्टेप्स हैं इनको ले लिया जाए, और थोड़ा सा मास्क का इस्तेमाल हो जाए, और कराची में हम वैक्सीनेशन को भी और तेज कर दें, तो इंशाल्लाह वो जो ज्यादा खतरनाक वाली सूरत हाल है उससे हम बच जाए। अच्छा, पीएसएल के ज़ाहिर मैचेस होंगे, कराची में स्टार्ट होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि उससे पहले सूरत हाल ठीक हो जाएगी? पीसीएल के बाकायदा मैचेस हो जाएंगे और आवाम को रोका तो नहीं जाएगा उसके? ये जरा दिन करीब है और ये थोड़ा टाइट हो रहा है मामला। उन्होंने कुछ, उनके साथ जो बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ खुद भी आज ऐलान किया है कि वो जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी है स्टेडियम की उसको वो कम कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अगर उसकी जो ऑक्यूपेंसी है उसकी कमी करके, और मास्क वगैरह की इन्फोर्समेंट करके, और ये इन्फोर्स करके कि जो लोग आ रहे हैं वो 12 साल से ज्यादा के हैं, यानी जो जिनको वैक्सीनेटेड हैं, जो वैक्सीन लग चुकी हैं कम से कम 2 डोजेस, तो वो तमाम मेजर्स लेके मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीएसएल हो सकेगा। लेकिन जाहिर है ये अगले आने वाले 2-4 दिन के अंदर क्लियर बिल्कुल हो जाएगी चीज। और स्टेडियम के अंदर 50% कैपेसिटी होगी या 100% आप इजाजत दे देंगे? नहीं जी, कैपेसिटी तो डेफिनेटली रिड्यूस करनी पड़ेगी। 100% पे मुझे नहीं लगता कि करना बिल्कुल भी मुनासिब हो। कोई लॉकडाउन का खतरा तो नहीं डॉक्टर साहब किसी जगह? अगर ये सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रहती है तो कहीं लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा? देखिए जी, स्मार्ट लॉकडाउन तो जगह जगह लोकल इंतजामिया की जजमेंट के ऊपर लग जाता है। जहां उनको लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा केसेस इकट्ठे हो रहे हैं, क्लस्टर बहुत शदीद किस्म का बन रहा है, तो वहां वो अपनी जजमेंट इस्तेमाल करके कर देते हैं। हम उनको जो क्लस्टर्स का डेटा है हम दे रहे हैं, उनको एनसीओसी के जरिए हम फराहम कर रहे हैं, ताकि अगर एक जो मकामी मनसूबाबंदी है, जो फैसला साजी है, उसमें मदद करने के लिए। लेकिन ब्रॉड किस्म का लॉकडाउन जो है वो इस वक्त कम से कम हम नहीं एक्सपेक्ट कर। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइए, वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? कितने % लोग वैक्सीनेटेड हैं, कितने % लोग हैं जो रह गए हैं, कितने % को गवर्नमेंट जो है उसका इरादा है कि अगले 1-2 माह में कर लिया जाएगा वैक्सीनेट?
अच्छा जी, इस वक्त अगर हम 12 साल से उम्र से ज्यादा के जो अशखास हैं उनकी तादाद देखें तो उसमें जो प्रोपोर्शन है 51%। सो 51% लोग जो हैं जो हमारे एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन की फुल डोज लग चुकी है, यानी दोनों डोजेज लग चुकी हैं। अगर हम पार्शियल और फुल दोनों को इकट्ठा करके देख लें तो वो 67% है। लेकिन इसका मतलब है कि अगर हम 50% के नंबर को लें, यानी 50% लोग जो हैं जिनको मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है, इसका मतलब है 50% के करीब और हैं जिनको लगनी है। सो काफी मुसाफत तय हो चुकी है, लेकिन कुछ रास्ता अभी बाकी है। और अगर हमने वही इंग्लैंड और अमेरिका वाली सिचुएशन में पहुंचना है तो हमें कम से कम 20, 25, 30% अपनी पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीन लगानी है। इसके लिए हमने कुछ हदफ और टारगेट सेट कर लिए हैं मार्च और जून के लिए, और इंशाल्लाह वो हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि अगर आपकी वैक्सीनेशन का टाइम आ गया तो खुदारा इसमें बदएहतियाती ना कीजिए। मुफ्त वैक्सीन मिल रही है, हुकूमत ने खरीद के रखी है और आपके लिए इस्तेमाल की रखी है, इफेक्टिव वैक्सीन है, इसको जरूर लगवाएं। अच्छा, ये फरमाइए, वैक्सीनेशन का कोई इशू तो नहीं? वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर और पूरी आबादी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैक्सीनेट कर सकती है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल जी, शुक्र अल्लाह का। ना सिर्फ के वैक्सीन मौजूद है, वो सारे प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होकर पड़ी हुई है, प्रॉपर तरीके से है, प्रॉपर स्टोरेज के जरिए पड़ी हुई है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने तमाम वैक्सीनेशन के सिस्टम से, सारे प्रोविंशियल सिस्टम्स के साथ, नेशनल के साथ, जिस तरह इंटीग्रेट होकर हुआ है, उसका जो डेटाबेस है, बड़ी लोगों ने मेहनत की है, वैक्सीनेटिंग स्टाफ से लेकर उनकी लीडरशिप तक। तो सबको सराहना चाहिए। और ये ऐसा ही नहीं हो गया कि हमने मिलियंस ऑफ डोजेज जो है वैक्सीन की लगा दी, लेकिन अभी जैसे मैंने अर्ज की ना कि अभी ये कुछ रास्ता बाकी है, इसको और करने की जरूरत है। 169 मिलियन डोजेज लग चुकी हैं जी, 16.9 करोड़। तो ये जो सॉरी 169 मिलियन, मगर इसको फर्दर आगे ले जाने की बहुत अशद जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, ये जो बूस्टर के बारे में एक थोड़ा सा लोगों को इख्तलाफ है लोगों के अंदर कि अगर आपने 2 वैक्सीन लगाई हुई है तो अब आपको बूस्टर की जरूरत नहीं है अगर आपने ट्रैवल ना करना हो, या फिर आप ये समझते हैं कि 2 डोजेस के बाद बूस्टर लगवाने में कोई हर्ज नहीं है और लोगों को लगवा लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि इसके मामले में जो साइंस है वो थोड़ी इवॉल्व कर रही है, लेकिन जितना भी डेटा आ रहा है सामने वो ये वाजे कर रहा है कि 2 मुकम्मल डोजेस के बाद 1 इजाफी डोज लगवाने में कोई हर्ज नहीं। शायद वो इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा देती है, या यूं मैं कई दफा एक आम अल्फाज में, आम फहम में जो कहता हूँ कि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ी याद दहानी करा देती है कि भाई ये वायरस मौजूद है, इसके खिलाफ जरा चौकन्ने रहें। तो 1 इजाफी डोज हमने इजाजत भी दे रखी है। अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग तमाम लगवा भी सकते हैं 1 एडिशनल डोज किसी चार्ज के बगैर। तो ये खासतौर पे अगर आप किसी गुंजान बड़े शहर में रहते हैं तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं। आपने बूस्टर खुद लगवाई डॉक्टर साहब? मैंने लगवा लिया जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज मैंने अपने वालिदैन को भी लगवा लिया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।